आज से मनासिक हज का आगाज़ हो चुका है। पूरी दुनिया के आज़मीन हज मिना के मैदान पहुंच चुके हैं, जहां वो आज रात इबादतों में गुजारेंगे और कल सुबह वक़ूफ़ अरफा के लिए रवाना हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि मनासिक हज में वक़ूफ़ अरफा को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। हुज्जाज वक़ूफ़ अरफा के बाद मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे और फिर वहाँ से दोबारा मिना के लिए रवाना होंगे, जहाँ वो कुर्बानी के बाद रमी जमार करेंगे और तवाफ़ करेंगे, जिसके साथ ही हज की तकमील हो जाएगी। और इस बार हज के दौरान अगर सऊदी अरब में आपको सरकारी मुलाजमीन उर्दू बोलते हुए मिले और उर्दू में आपको मुख्तलिफ साइन बोर्ड मिले तो हैरान न हो, क्योंकि आज़मीन की सहूलत के लिए उर्दू समेत कई दीगर ज़बानों के जानकारों को यहाँ पर रखा गया है। सऊदी अरब से सीनियर रिपोर्टर डॉक्टर समीरा अजीज़ की ये खास रिपोर्ट। उर्दू एक लश्करी ज़ुबान है। दूसरी ज़बानों से ताअम्मुल की वजह से उर्दू जहाँ कहीं भी बोली जाती है वहाँ उसको मुकामी हैसियत हासिल हो जाती है। सऊदी अरब उर्दू की अहमियत से आगाह है और उर्दू के ज़रिए वो दिलों को जीत कर मेहमान नवाजी के शर्फ से मुस्तफ़ीद भी हो रहा है। फरीज़ा हज की सआदत हासिल करने के लिए मुमलकत सऊदी अरब तशरीफ़ लाने वाले आज़मीन इस साल जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अहलकारों को उर्दू में गुफ्तगू करते देखकर खुशी और अपनाइयत के जज्बात से सरशार नजर आए। सऊदी हुकूमत अपने मुख्तलिफ महकमों में मुतअद्दिद ज़बानों की तालीम पर जोर दे रही है। महकमा पासपोर्ट ने इस साल आज़मीन हज से गुफ्तो शनीद के लिए 10 से ज़ायद ज़बानों के 200 से ज़्यादा माहिर अहलकार तैनात किए। इन ज़बानों में उर्दू तो सरे फहरिस्त है ही, फ़ारसी, इंडोनेशी, तुर्की, अंग्रेज़ी और जापानी ज़बानें भी बातचीत के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। इस साल गैर मुल्की ज़बानों में गुफ्तगू के माहिर अहलकार आज़मीन हज की रहनुमाई में हर तरफ कोशा नजर आए। जद्दा के हज टर्मिनल में 2000 से ज़ायद अहलकार तैनात किए गए। इनमें 208 ख़वातीन अहलकार हैं और इनमें 100 से ज़ायद ऐसे अहलकार भी हैं जिन्हें मुतअद्दिद ज़बानें बोलनी आती हैं। हर आज़िम हज की इमिग्रेशन की कार्रवाई को 40 सेकंड में अंजाम देने के लिए अमले की खुसूसी तरबियत की गई है। इस साल 350,000 से ज़ायद अफराद हाजियों की खिदमत के लिए मामूर किए गए। सऊदी महकमा शुमारियात के मुताबिक 2019 से कबल गुज़िश्ता 50 बरसों के दौरान 95,08,53,017 अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया है। उम्रे के ज़ायरीन की बात करें तो उर्दू बोलने वाले आज़मीन इस साल उम्रे के लिए सबसे ज़्यादा मुमलिकत में तशरीफ़ लाए हैं। हरमैन शरीफैन के इतराफ़ नज़र डालें तो रहनुमाई के लिए जो बोर्ड नस्ब किए गए हैं इनमें उर्दू ज़बान में भी हिदायत दर्ज नज़र आती हैं। मनसूबाबंदी ठोस बुनियाद पर अंजाम देने के लिए हर साल सऊदी हुकूमत पहले से बेहतरीन खदमात अंजाम देने की कोशिश में ताज़ा लाया अमल तय करती है। यही वजह है कि अब उर्दू ज़बान में बातचीत के लिए सऊदी अरब में ज़ायरीन के लिए उर्दू दां अहलकारों का खुसूसी एहतमाम नज़र आने लगा है। 13वीं से 18वीं सदी तक उर्दू ज़बान को हिंदी ज़बान कहा जाता था, लिहाजा सऊदी अरब में अब तक उर्दू को अक्सर हिंदी ज़बान के नाम से ही पुकारा जाता है। जो भी है मगर है तो उर्दू ही, ऐसी उर्दू जो दिलों को जोड़ रही है। माहिर लिसानियत आज भी उर्दू और हिंदी को एक ही ज़ुबान शुमार करते हैं और बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि इसी में दोस्ती और यकजाइयत की मुस्बत सोच सियासी और समाजी खलफशारों को यकसर मुस्तरद करती नज़र आती है। क्या खूब है उर्दू जो अमन व अदब की अलामत है। ये आज भी तारीख़ के आला शोरा व अदबा, तफरीही और अदबी ज़ख़ीरा पैदा कर रही है। यही वजह है कि जो उर्दू सीखने के साथ साथ उसको समझ भी लेता है वो उर्दू से रुग़बत और प्यार का एतराफ़ करने लगता है और यूं तरक्की करते करते उर्दू आज दुनिया की तीसरी बड़ी ज़ुबान बन चुकी है। मैं हूँ समीरा अजीज़, कैमरामैन और एडिटर सआद अब्दुल लतीफ़ के साथ जद्दा, सऊदी अरब से।
बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाज़े पर आज समाअत हुई। गुज़िश्ता 3 रोज से इस मामले पर रोजाना समाअत का सिलसिला जारी है, लेकिन 8 अगस्त को अदालत ने इस मामले को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया, जिससे अब अयोध्या मामले में हफ्ते में 5 दिन समाअत होगी। आज समाअत के दौरान राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में हफ्ते में 5 दिन समाअत की मुखालफत की और कहा कि कागजात को पढ़ने में वक्त लगता है और हफ्ते में 5 दिन समाअत से काफ़ी परेशानियां हो जाएंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन के एतराज़ को खारिज कर दिया और अपने मामले की समाअत हफ्ते में 5 दिन करने के फैसले को बरकरार रखा। अब समझ गया है कोर्ट नित्य प्रति सुनवाई करके जल्द से जल्द निर्णय दे देगा और जिसके पास से कागज हो वो ले आकर दे दे। यहाँ पर 1 घंटा दिखा दे, चाहे यहीं पर दिखा दे। 3 तलाक के खिलाफ कानून और जम्मू और कश्मीर में दफा 370 के खात्मे के बाद अब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने राम मंदिर तामीर के मुतालबे को लेकर अपनी मुहिम तेज कर दी है। इसी सिलसिले में आज मेरठ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिला यूनिट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस के जरिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मुस्लिम समाज और तंजीमों से राम मंदिर तामीर में ताउन करने की अपील की और मुतनाज़ा अराज़ी पर अपना दावा छोड़कर मिसाल पेश करने का मुतालबा किया। हमारे मुस्लिम भाइयों से अपील है कि जो विवाद सैकड़ों वर्ष से नहीं सुलझा, लेकिन मुस्लिम समाज को आगे आके बहुत बड़ा मन करके ये संदेश देना चाहिए कि राम इस देश के आस्था के प्रतीक हैं, हमारे हिंदू भाइयों के भगवान हैं और यह भी मानना चाहिए कि वो मुस्लिम समाज के पूर्वज हैं। उस बात को ध्यान में रखे, अपने भाइयों की आस्था को ध्यान में रखे मुस्लिम समाज आए और इस मंदिर निर्माण में सहमति दे और सहयोग भी दे। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने वक्फ जायदादों को डिजिटाइज करने का काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने मजीद कहा कि वक्फ जायदादों पर से नाजायज़ कब्जों को हटाने के लिए ये कदम बेहद ज़रूरी है। ये हमारे 100 दिनों के अंदर तो हम 100% जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिजिटाइज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जियो मैपिंग भी करा रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो हमारी कोशिश है कि 100 दिनों में तो 100% डिजिटाइजेशन हो जाए। उसके बाद भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सोच सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक गतिविधियों में इस्तेमाल हो, उसके लिए जो है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत उसकी फंडिंग भी हम करेंगे। तो ये प्रोसेस एक लंबा चल रहा है और मुझे लगता है कि बहुत सफल होगा। देखिए, जिनकी प्रॉब्लम थी उनको तो हमने 6-6, 7-7, 8-8 स्टाफ दिए हैं, सर्वेयर भी दिया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स भी दिए हैं, लीगल एक्सपर्ट्स भी दिए हैं। अभी स्टाफ की कमी नहीं है, करेंगे सब लोग। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में पार्लियामेंट में मंजूर किए गए 3 तलाक कानून के खिलाफ कर्नाटक में एक अहम पेशरफ्त हुई है। बेंगलुरु के एक सोशल एक्टिविस्ट की अर्ज़दाश्त को कबूल करते हुए हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल कहते हैं कि नया कानून आइन की कई दफात के खिलाफ है। Firstly, it's an arbitrary provision. तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 को हिट करता है। तो कोई भी अगर एक प्रोविजन बनाते हैं, एक एक्ट एनैक्टमेंट होता है, उसका जो ये पैमाना ये है तो रीजनेबल डिफरेंशिया होना है, उसे रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना। तो वो क्लासिफिकेशन का जो भी टेस्ट है आर्टिकल 13 में, तो ये पूरे चीज़ों को जो है ये हिट करता है, ये जो एक्ट एनैक्टमेंट जो बना है। तो इसलिए हमने एक PAL डाला था। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज इस मैटर को एडमिट किया और सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को नोटिस करके तो ऑब्जेक्शन डालने के लिए 4 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर कोई तो आना चाहिए ना, अब इसको ये बिल के खिलाफ अगर कुछ करना है तो कानूनी तरीके से ही करना है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभी हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसमें आगे बढ़कर इसको प्रोटेस्ट करना है। हमने प्रोटेस्ट का रास्ता छोड़ दिया, पहली बात। अब इसलिए कुछ भी करो मुसलमानों के खिलाफ चलते रहेगा, ये एक एजेंडा है। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की 77वीं बरसी के मौके पर SDPI ने गुलबर्गा में मुस्लिम चौक पर कैंडल मार्च और एहतजाज का एहतमाम किया। पार्टी के रियासती सदर इलियास अहमद थुम्बे की क़यादत में ये कैंडल लाइट एहतजाज किया गया। SDPI लीडरान का कहना है कि साल 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी और अब वो फासिज्म क्विट इंडिया मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। SDPI का कहना है कि मरकजी हुकूमत अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अक़लियती मुफादात के खिलाफ वाले बिल मंजूर करा रही है। SDPI का कहना है कि
NIA तरमीमी बिल, UAPA तरमीमी बिल, तलाक़ सलासा बिल ऐसे बिल हैं जिससे अक़लियती तबका हुकूमत के निशाने पर है। UAPA का बिल अमेंडमेंट किया गया, NRC लाया गया, NIA बिल लाया गया, RTI लाया गया। ये सारे बिल जो है जो सीधे सीधे जमहूरी आवाज़ों को जो है ना दबाने का मकसद है। जो आवाज़ करेगा उसको हम इसके तहत ला करके कत्ल कर देंगे। एक शख्स को आप टेररिस्ट बनाने का बिल ला रहे हैं, मतलब ये हो रहा है कि जबकि उसके अंदर पहले से ही प्रोविजंस बहुत सारे थे, लेकिन आप शख्स की आवाज़ को भी दबाना चाहते हैं। तो इससे बात पक्की होती है कि आप ये इंटरेस्ट नहीं है डेवलपमेंट के लिए, बल्कि आप मुल्क की जनता को जो है ना सप्रेस करके गुलाम बना करके रखना। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में फायर सेफ्टी को लेकर खतरनाक सूरत हाल सामने आई है। 8 लाख की आबादी वाले इलाके में फायर सेफ्टी का कोई पुख्ता बंदोबस्त है ही नहीं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद इमारतों में भी आतिशज़दगी से निपटने का कोई इंतज़ाम है ही नहीं। हमारी खास रिपोर्ट। जामिया नगर के जाकिर नगर इलाके की ये वही इमारत है जिसमें 7 लोग आतिशज़दगी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। एक दर्जन से ज्यादा लोगों का इलाज किया जा रहा है। जामिया नगर में आधा दर्जन कॉलोनियां हैं और 8 लाख आबादी है, लेकिन फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं है। इन इलाकों में रोज नई इमारतें तामीर हो रही हैं, लेकिन बैड स्ट्रक्चर यानी गलत तरीके से बिल्डिंग बनाना हालात को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है और लोग फायर सेफ्टी का ख्याल नहीं कर रहे हैं। पहले जो बिल्डिंग अभी बन रही हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग में जो स्टेयरकेस है ये इंडिपेंडेंट स्टेयरकेस होना चाहिए। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बहुत ही तंग गलियों से गुजर के आपको वहाँ पे गाड़ी लेके जानी पड़ती है, और रात में ये समस्या और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं सड़क के ऊपर, तो वहाँ पे फायर इंजन का निकलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमने अपने यहाँ पे भी बहुत सारी चेंजेस किए कि हमने स्मॉल फायर यूनिट लिए हैं। जाकिर नगर में लगी आग का हादसा पहला हादसा नहीं है। इससे पहले अबुल फजल एनक्लेव में 4 महीने पहले ऐसा ही हादसा पेश आया था। ये अबुल फजल एनक्लेव 4 नंबर की वही बिल्डिंग है जिसमें 26 मार्च को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। कई लोगों को पीछे से निकाल लिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से 2 बच्चे बिल्डिंग में फंसे रह गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। पूरे इलाके में अब ये 4-5 हादसे तो यहाँ पर हो चुके हैं लगातार। अभी ये पहले 4 नंबर पर हुआ था, अभी ये वाला बहुत बड़ा हादसा हुआ है हमारे इलाके के अंदर। और इस टाइम अगर देखा जाए तो सेफ्टी का कोई इंतज़ाम ना तो फायर फाइटिंग का है, ना किसी के यहाँ कोई नाइट्रोजन का सिलेंडर लगा हुआ है, और कोई भी बिल्डर इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि वो तो ये चाहते हैं कि अगर जीने के नीचे का भी स्पेस है तो उस पर भी दीवार लगा करके और उसको भी 5-7 लाख रुपए में बेच दे। नहीं, यहाँ आग लगने के बाद जो फैमिली उसमें रहती है उसके औसान ख़राब हो जाते हैं और उससे भागने निकलने के लिए उसको रास्ता नहीं मिलता। उसकी वजह 2 हैं। एक तो यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो हाई राइज़ हैं और उनके जीने पीछे की तरफ हैं जो डार्क में हैं, और जीने तंग हैं। जब आग लगती है किसी बिल्डिंग में तो एक तो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है, तो उस बिल्डिंग की सारी लाइट चली जाती है, तो लाइट जाने की वजह से जीना पीछे होने की वजह से वहाँ सारा अंधेरा रहता है और वो लोग बाहर भाग नहीं पाते। इतने में ही उनका दम घुट जाता है, धुआं ज़्यादा होता है, और उसमें ख़ास तौर से अभी 4 नंबर पे आग लगी थी, उसमें भी 2 बच्चे जो है वो दम घुटने से मर गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था, और जो शॉर्ट सर्किट की शायद प्रॉब्लम वहाँ बता रहे हैं। तो अब इसका तो सर कुछ सरकारी जो जिसे जो करना चाहिए वो अपने उसका काम करेगा, उसी के हिसाब से अपना थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, अपना थोड़ा सा तैयारी करके जो होती है आग बुझाने वाली ये सब चीज़ें जो होती है वो घर में अपने रखे भाई। बाटला हाउस, जोगाबाई, जाकिर नगर, अबुल फजल एनक्लेव, गफ्फार मंजिल, शाहीन बाग और ओखला विहार कॉलोनियों में इमारतों की तामीर में ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा गया है। एक बिल्डिंग में 100 से 150 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। आमतौर पर रास्ते 15 से 20 फुट के हैं। ऐसे में लोगों के पास फायर सेफ्टी की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के साथ साथ छतों का खुला रखना भी मददगार साबित हो सकता है।
न्यूज 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा के मौके पर गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी जानवरों के चमड़ों की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट आई है और ऐसे में अहमदाबाद की मुस्लिम तंजीम और उलमा ने तय किया कि इमसाल कुर्बानी के मौके पर चरम के साथ कुर्बानी करने वाला शख्स दीनी मदारिस और तंजीम को कुछ रकम भी दे ताकि मदारिस के अखराजात पूरे हो सकें। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह मैसेज वायरल हो रहा है कि कुर्बानी की खालों को जाया कर दिया जाए, क्योंकि एक प्लानिंग के तहत हुकूमत खालों की कीमतें कम कर रही है। इस मामले में अहमदाबाद के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा कराम और मिली तंजीमों ने मीटिंग की। मीटिंग में आलमी सतह पर चमड़े की कीमत में गिरावट की बात सामने आई। इसलिए मुसलमानों से अपील की गई है कि चमड़े को जाया करने के बजाय चमड़े के साथ मदारिस को कुछ माली इमदाद करें। कीमत मिले तब भी, ना मिले तब भी, हर हाल में हमको चमड़ा वसूलना है। लेकिन उसमें हम लोगों ने ये किया है कि इस चमड़े की वजह से दीनी इदारे, मिली तंजीमें, NGO जो लोगों की बीमारी में, गरीबों, यतीमों की शादी ब्याह, उनके दुख दर्द में काम आते हैं और इसके ज़रिए से यह बैतुल माल भी इसमें लोगों की आमद का एक ज़रिया था, तो ये ख़त्म हो रहा। छोटे जानवर के जहाँ आप चमड़ा पहुँचाने आए वहाँ उसके साथ 200 रुपया भी मदरसे का ताउन करता है। चिरमती कीमतों में गिरावट से मदारिस से दीनिया को नुकसान हो सकता है, लेकिन चमड़े को जाया करने से ये नुकसान 3 गुना हो जाता है। ऐसे में मदारिस दीनिया ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों को तवज्जो नहीं देने की अपील की है। शरई एतबार दारुल देवन का फतवा भी है, बरेली का भी फतवा है कि कहीं न कहीं माल का ज़या और नुकसान है। अगर मिसाल के तौर पर एक चमड़ा 20 रुपये का या 50 रुपये का बिकता है तो 50 रुपये हम देते हैं। अगर 50 रुपये चमड़े का कारोबार करने वाला कमाता है और उस पर 10-5 रुपये जो है मजदूर, नमक लगाने वाला मजदूर मजदूरी करता है, उसके बाद ट्रेनिंग के अंदर मजदूरी होते हैं, केमिकल का इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्टिंग है, तकरीबन बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी इस चमड़े से जुड़ी। कहा जाता है कि सदका और कुर्बानी की खालों से मदारिस दीनिया अपने सालाना अखराजात का बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं। ऐसे में चिर्म के साथ माली इमदाद की पहल को कामयाब बनाया जाना वक्त की अहम जरूरत है। न्यूज 18 उर्दू के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम की रिपोर्ट। रांची समेत पूरे झारखंड में ईद उल अजहा की तैयारियां शबाब पर हैं। बकरा बाजारों में खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। वहीं अंजुमन और उलमाए कराम ने एहतियात के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। दारुल हुकूमत रांची के मुख्तलिफ इलाकों में कुर्बानी के बकरों के बाजार सज गए हैं। इन बाजारों में दूर दराज से लोग बकरा फरोख्त करने पहुंच रहे हैं और लोग अपनी माली हैसियत और पसंद के बकरे की खरीदारी में मशगूल नजर आ रहे हैं। हाँ, इन बाजारों में महंगाई का असर जरूर देखा जा रहा है। ये तो वाजिब, ये तो करना ही है। जो साहिब निसाब है उनको तो करना ही, हर हालत में करना है। महंगाई हो चाहे जो हो, लेकिन करना तो ही है। अब छोटा जानवर खरीदेंगे, सस्ता थोड़ा देखेंगे, 2 दिन अभी और वक्त है, उसके बाद देखते हैं। 1.25 कुंटल 1 कुंटल का है, 80-90 किलो का एक ठो और है जो उससे छोटा छोटा है। दाम है 40,000 है, 45,000 है, 50,000 है, इस टाइप का ये है छोटा वाले का। बड़ा वाले का 70 है, 80 है, 60 है, इस तरह। शहर की अंजुमन इस्लामिया समेत उलमाए कराम ने लोगों से ममनुआ जानवरों की कुर्बानी से परहेज करने के साथ साफ सफाई का खास ख्याल रखने की भी अपील की है। अंजुमन इस्लामिया की तरफ से लोगों से हमने अपील किया है कि जो ममनुआ जानवर है उसको ना करें और साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। इसका अपील हम लोगों ने मसाजिदों में और अखबारों के ज़रिए अपील किया है कि सफाई पे ख़ास ख्याल रखें। कुर्बानी अल्लाह के लिए करनी चाहिए। कुर्बानी करने में कुर्बानी के जानवरों के खून को ज़मीन में दफन करना चाहिए। नालियों में बहाना सही और दुरुस्त इस्लाम के नज़दीक पसंदीदा नहीं है। उसके जब फजलात निकलते हैं उनको जमा करके कहीं ऐसी जगह डालना चाहिए जिससे किसी इंसान को तकलीफ़ न पहुँचे। ख़ास तौर से हमारे मुल्क में बरादरान वतन और दूसरे लोग भी रहते हैं, उनकी तकलीफ़ का बराबर ख्याल रखना यह हमारा दीनी मिल्ली अखलाक़ी फरीज़ा है। इस्लाम में कुर्बानी की बड़ी फजीलत बयान की गई है। इस मौके पर अपने बरादरान वतन का खास ख्याल रखना भी एक अहम जिम्मेदारी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट।
सिविल सर्विसेज इम्तिहानात के लिए भोपाल में कायम की गई मौलाना आज़ाद सेंट्रल लाइब्रेरी इंतज़ामिया से तलबा बेहद परेशान है। अक़लियती तलबा इम्तिहानात की तैयारी के लिए जहां लाइब्रेरी के औकात में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं लाइब्रेरी इंतज़ामिया स्टाफ की कमी का बहाना बना रहा है। एक रिपोर्ट। कदीम भोपाल में मौलाना आज़ाद सेंट्रल लाइब्रेरी का क़याम दिग्विजय सिंह हुकूमत में ज्ञान यूनिट के तौर पर किया गया था। ज्ञान यूनिट का मकसद सेंट्रल लाइब्रेरी में तलबा को तमाम सहूलियात मुहैया कराना था, जिससे वो मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारियां बेहतर ढंग से कर सकें। लाइब्रेरी तो कायम है और लाइब्रेरी में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तलबा बड़ी तादाद में स्टडी के लिए भी आते हैं, लेकिन लाइब्रेरी के औकात में इजाफे के तलबा के मुतालबे को इंतजामिया कबूल नहीं कर रहा है। सुबह 7 बजे से कोई सी भी हमें जगह मिल जाए जिसमें हम पढ़ के पढ़ाई कर सकें। अभी क्या कठिनाई हो रही है? अभी ये कठिनाई हो रही है कि हम कभी कभी सुबह जल्दी आ जाते हैं, रात में हम जल्दी बंद हो रहा है, टाइम पर बंद हो रहा है मतलब। तो हम ये चाह रहे हैं कि सुबह हम जल्दी आ जाते तो वो हमारा टाइम सुबह जल्दी कवर अप हो जाए। ये यहाँ बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, बस ये कहने का मतलब ये है कि सुबह 7 बजे से लाइब्रेरी खुल जाए तो जो ड्यूटी वाले हैं वो पूरे दिन नहीं पढ़ सकते, तो वो पहले आके पढ़ लें। टाइमिंग हमारा थोड़ा अभी लेट खुल रहा है, थोड़ा जल्दी खुल जाए तो और भी अच्छा है। वैसे भी अब सर्दी का मौसम तो चल गया है तो दिक्कत भी नहीं आएगी सुबह खोलने में भी। मौलाना आज़ाद सेंट्रल लाइब्रेरी भोपाल के अजायब घर में तामीर की गई है। तलबा चाहते हैं कि लाइब्रेरी को सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक खोला जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकें। जब इस ताल्लुक से न्यूज़ 18 ने लाइब्रेरी इंचार्ज से बात की तो उन्होंने स्टाफ की कमी और बजट की कमी का रोना रोया। इंचार्ज क्या कहते हैं आप भी सुनिए। अगर वो ये कहें कि सुबह 4 बजे हम उठ करके पढ़ते, मकान मालिक लाइट नहीं जलाने देते, हम यहाँ आ जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है कि उनके अनुसार खोले। और दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में से कोई भी अभी लाइब्रेरी जो डे नाइट खुलती है, ये कॉलेजेस की हो सकती है, उन संस्थाओं की हो सकती है जिनकी प्राइवेट लाइब्रेरीज हैं। गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में अभी इस तरह का यदि आता है, आदेश आता है तो हम खोलेंगे नहीं। उसके अलावा फिर हमें स्टाफ की जरूरत पड़ेगी अतिरिक्त। हमें जो है दूसरी बात, हम जैसे बिजली का बिल है, ये सब बिल है, ये इन सारी समस्याओं को तो अभी हमें ही देखना होता है। नए भोपाल में मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी के लिए हुकूमत की जानिब से कई स्टडी सेंटर कायम किए गए हैं, लेकिन कदीम भोपाल में मौलाना आज़ाद सेंट्रल लाइब्रेरी वाहिद सेंटर है जहां बड़ी तादाद में अक़लियती तलबा मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी के लिए आते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। बिहार में कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर हमेशा 2 फ़िरक़ों में तनाज़ा खड़ा होता रहता है। इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत ने तमाम कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का फैसला किया था। तब हुकूमत के इस फैसले की खूब वाहवाही हुई थी, लेकिन हकीकत इसके बरक्स ही है। घेराबंदी का काम तो ज़रूर हुआ, लेकिन एक महदूद दायरे में ही, और आज भी कब्रिस्तानों पर कब्जे का सिलसिला जारी ही है। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें। आदाब। हाल ही में असेंबली के इजलास में वजीर आला नीतीश कुमार ने दावा किया था कि रियासत के तमाम हसास कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम 2020 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजीर आला ने यह भी ऐलान किया था कि 2006 से सर्वे कराकर हसास कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम शुरू किया गया था, जिसमें काफी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। वजीर आला नीतीश कुमार के मुताबिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम शुरू कर दिया गया है। रियासत के 8064 कब्रिस्तानों को हसास कब्रिस्तानों की फहरिस्त में रखा गया था। हुकूमत ने पहले मरहले में हसास कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की। हसास कब्रिस्तानों के ताल्लुक से फिरका वाराना फसाद का अंदेशा था। 2006 से कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू हुई। अब तक 6000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है। आइंदा साल तक सभी हसास कब्रिस्तानों की घेराबंदी मुकम्मल कर ली जाएगी। अक़लियती तंजीमों और अपोजिशन पार्टियों ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी के ताल्लुक से हुकूमत पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि जेडीयू का कहना है कि कब्रिस्तानों का मसला हुकूमत तरजीही बुनियाद पर हल करा रही है।
वो कब्रिस्तान जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, वो कब्रिस्तान जिससे तनाज़ा खड़ा होने वाला है, वो भी घेराबंदी नहीं हो रही है। यह कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान पर मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी, चेयरमैन ने चिट्ठी लिखी, वहाँ से जवाब आया, लेकिन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुझसे कहा कि मेरे पास कोई ऐसा फंड नहीं है जिससे मैं घेराबंदी कर दूँ। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये कह रहा है कि मेरे पास फंड नहीं है जिसकी वजह से मैं घेराबंदी कर दूँ, और सरकार ऐलान करा रही है कि मैं घेराबंदी करा दिया। ख़ास तौर पर माइनॉरिटी और होम डिपार्टमेंट दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम कब्रिस्तानों की जो कब्ज़े के शिकार हैं या जहां झगड़े हैं, उन झगड़ों को दूर करा के उनकी घेराबंदी की जाए। उससे जो आपसी मतभेद के झगड़े हैं और दो कम्युनिटी के झगड़े वो बन जाते हैं या दो ग्रुप के झगड़े बन जाते हैं, उससे हमारी रियासत छुटकारा पालेगी। सर्वे हो रही है और माननीय नीतीश कुमार जी की नीयत बिल्कुल साफ है। वो तो आज के डेट में भी महफूज भाई आप हमको बता दें कि ये कब्रिस्तान कहीं लंबित पड़ी हुई है या अतिक्रमण का मामला है या कब्ज़ा हो रहा है या जायज़ तरीके से घेराबंदी नहीं है, आज मुझे दें, मैं विश्वास, भरोसा, यकीन के साथ कहता हूं कि वहां बैठे आमिर सुबहानी साहब और माननीय नीतीश कुमार जी, मैंने देखा कि दोनों आदमी ने जिस तरह से कब्रिस्तान की घेराबंदी पे जिस तरह से काम किया है। इस न्यूज़ हेडलाइंस के स्पॉन्सर